हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कक्षा 12th का ज्योग्राफी यानी भूगोल के दो भागों में विभाजित किया गया, जिसमें प्रथम बुक का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरा भूगोल के नाम है भारत लोग और अर्थव्यवस्था। तो आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत यानी प्रथम बुक के प्रथम चैप्टर जिसका नाम है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र, आज हम उसी का एक्सप्लेनेशन वीडियो पार्ट 2 लेकर आए। इससे पहले हम पार्ट 1 को पढ़ा चुके। अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखे हो तो आप पार्ट 2 के वीडियो को देखने के बाद आप पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा। चलिए मैं आपको एक शॉर्ट रिवीजन करा देता हूं कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़े थे। तो पार्ट 1 का आपका पहला टॉपिक यही था कि भूगोल शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये जो भूगोल शब्द है ना, जो भूगोल वो ग्रीक भाषा से लिया गया है और भूगोल शब्द भू प्लस गोल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें भू शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी तथा गोल शब्द का अर्थ होता है वर्णन करना। यानी कि भूगोल है ना, वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है भू और दूसरा शब्द है गोल, जिसमें भू का अर्थ होता है क्या, पृथ्वी होता है, तथा गोल शब्द का अर्थ होता है वर्णन करना। तो भूगोल शब्द का मतलब होता है कि पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक था कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यूनान का भूगोल वेत्ता एरोटोस्थेनीज ने किया था। जो भूगोल शब्द है ना, उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, यूनान का भूगोल वेत्ता उसे कहा जाता है जो भूगोल का अध्ययन करते हैं, उसे भूगोल वेत्ता कहा जाता है। तो वही भूगोल वेत्ता यूनान का एरोटोस्थेनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक यह था कि भूगोल का पिता या जनक हिक्केटियस को कहा जाता है। जो भूगोल का पिता या जनक किसे, हिक्केटियस को कहा जाता है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक था कि भूगोल यानी भूगोल का परिभाषा क्या है या भूगोल किसे कहते हैं। तो सामाजिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम पृथ्वी तथा मानव के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे ही भूगोल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी पर जो भी संसाधन उपलब्ध है ना, उन सब के साथ मानव का क्या संबंध है उनका अध्ययन करते हैं जिस बुक में, उसे भूगोल कहा जाता है। तब आपको समझ में आ गया होगा कि भूगोल किसे कहते हैं। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक था कि भूगोल में द्वैतवाद शब्द का मतलब होता है कि द्वैत तो मतलब दो और वाद का मतलब होगा कि विचार। भूगोल में द्वैतवाद विचार आ गया था जो 1859 में हम्बोल्ट तथा कार्ल लिटर की मृत्यु के बाद भूगोल वेत्ताओं में वैचारिक स्तर पर दो वर्ग हो गए। जब 1859 में न हम्बोल्ट तथा कार्ल लिटर के न मृत्यु के बाद न भूगोल वेत्ता जो भूगोल का अध्ययन करते हैं न, उनके वैचारिक स्तर यानी कि उनके विचार के स्तर पर न दो वर्ग हो गए, अलग अलग दो वर्ग हो गए। जिसमें आपको एक वर्ग के भूगोल वेत्ताओं का यह कहना था कि भूगोल के भौतिक तत्व हो गया, जैसे पहाड़, मैदान, पठार, ज्वालामुखी, नदियाँ, हवा, वर्षा आदि प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन तक सीमित कर भूगोल के भौतिक भूगोल के रूप में स्थापित करें। यानी कि प्रथम वर्ग के भूगोल वेत्ताओं का मानना यह था कि भूगोल में ना सिर्फ प्राकृतिक संसाधन हो गया, जैसे हो गया पहाड़, हो गया मैदान, पठार, ज्वालामुखी, नदी, महासागर आदि का ना अध्ययन कर भूगोल के ना भौतिक भूगोल के रूप में स्थापित करें। यानी कि भूगोल का एक शाखा बनाया जाए जिसका नाम भौतिक भूगोल रखा जाए और उसमें सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन किया जाए। फिर वहीं पर दूसरे वर्ग के भूगोल वेत्ताओं का यह मानना था कि भूगोल में ना केवल मानवीय तत्व जैसे मानव की गतिविधि और मानव समाज और उनके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन तक सीमित कर भूगोल को मानव भूगोल के रूप में स्थापित करना चाहिए। जिसमें दूसरे भूगोल वेत्ताओं का यह मानना था कि प्राकृतिक पर्यावरण और मानव के बीच ना क्या संबंध है, उन्हीं का अध्ययन करना भूगोल के मानव भूगोल के रूप में स्थापित करें। यानी भूगोल के ना एक शाखा बनाया जाए जिसे मानव भूगोल का नाम दिया जाए और उसमें सिर्फ पर्यावरण और मानव के बीच क्या संबंध है ना उसी का अध्ययन किया जाए। तो यही है, इस प्रकार भूगोल में न भौतिक भूगोल तथा मानव भूगोल का द्वैतवाद प्रखर हो गया। इस प्रकार न भौतिक भूगोल यानी भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के द्वैतवाद मतलब दो विचार प्रखर हो गया और भूगोल के दो शाखाओं का निर्माण हो गया। जिसमें आपका प्रथम भूगोल है भौतिक भूगोल यानी फिजिकल भूगोल, जिस भूगोल में हम पर्वत, पठार, मैदान, जंगली जीव जंतु, प्राकृतिक वनस्पति, वायुमंडल तथा महासागर का अध्ययन करते उसे भौतिक भूगोल
भूगोल कहा जाता है। फिजिकल भूगोल उससे कहा जाता है जिस भूगोल में ना सिर्फ प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक भूगोल कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक भूगोल किससे कहते हैं। फिर आपका दूसरा एक विचारधारा था मानव भूगोल, जिस भूगोल में हम अधिवास, मानव के अधिवास, कृषि, उद्योग, व्यापार, जनसंख्या, सड़क, मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच का संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे ही मानव भूगोल कहा जाता है। मानव भूगोल उससे कहा जाता है जिसमें ना मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच क्या संबंध है, उनका अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। फिर है मानव भूगोल का पिता या जनक। मानव भूगोल का पिता या जनक जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। जो मानव भूगोल का जन्म हुआ ना, उसका पिता या जनक किसे, फ्रेड रेटजेल को माना जाता है। इन्होंने ही 1844-1904 तक अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में सर्वप्रथम भौगोलिक अध्ययनों में मानव तथा प्राकृतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन का महत्व प्रदान किया। इन्होंने ही फ्रेडरिक रेटजेल ने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में ना मानव और प्राकृतिक पर्यावरण का बीच क्या संबंध है ना, उनका अध्ययन यही ने प्रदान किया और मानव भूगोल का निर्माण किया। इन्हीं को मानव भूगोल का पिता या जनक कहा जाता है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक यह था कि मानव भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा दिया गया है। जो मानव भूगोल है ना, उसका कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा दिया गया है अलग अलग भूगोलवेत्ताओं के अनुसार, जिसमें आपका पहला भूगोलवेत्ता था फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल और मानव समाज तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन। कि मानव भूगोल है ना, मानव समाज यानी कि सभी मानव जाति और तथा धरातल यानी कि प्रकृति पर जो भी संसाधन उपलब्ध है ना, उनके साथ क्या संबंध है, उन्हीं का संश्लेषित ये अध्ययन करता है, मानव भूगोल के अंतर्गत होता है। ये फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार माना गया था। फिर आपका दूसरा विचारधारा यह दिया था रेटजेल के शिष्य, जो रेटजेल है ना, जिसे मानव भूगोल का पिता या जनक कहा जाता है, तो उन्हीं का एक शिष्य यानी उनका एक छात्र था जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता कुमारी एलन सेम्पल के अनुसार मानव भूगोल क्रियाशील मानव का मतलब होता है कि जो मानव हर हमेशा काम करते रहता है, वो निरंतरन काम करते ही रहता है। अस्थायी पृथ्वी का मतलब है कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी स्थिर है नहीं, पृथ्वी भी अपने ध्रुव पर हमेशा चक्कर लगाते ही रहता है और परिवर्तनशील है। मानव भी परिवर्तनशील होता है, पृथ्वी भी परिवर्तनशील होता है, दोनों में ना समय समय पर परिवर्तन होते रहता है। तो वही है कि मानव क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी यानी कि पृथ्वी है ना जो स्थिर नहीं है, उन्हीं के परिवर्तनशीलों का संबंधों का अध्ययन है मानव भूगोल। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक यह था कि मानव भूगोल की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है। तो प्रकृति यानी कि पृथ्वी तथा मानव अविभाज्य तत्व है। जो प्रकृति का और मानव है अविभाज्य तत्व का मतलब होता है, यहाँ पर अविभाज्य लिखा, तत्व नहीं लिखाया गया है। अविभाज्य का मतलब होता है कि दोनों मानव और पृथ्वी को आप किसी भी प्रकार अलग कर ही नहीं सकते हैं तथा एक दूसरे से ये इतनी जटिलता परस्पर से जुड़े, जो मानव और प्राकृतिक है ना, ये एक दूसरे से इतनी जटिलता से झगड़ा हुआ है ना, जिसे आप किसी भी कीमत में अलग नहीं कर सकते। कि प्राकृतिक तथा मानव को आप किसी भी तरह अलग नहीं किया जा सकता। जो मानव और प्रकृति को आप किसी भी प्रकार से अलग नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि हम प्राकृतिक तथा मानव को अलग अलग अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आपका पार्ट 2 का आपका फर्स्ट टॉपिक यही है कि मानव का प्रकृतिकरण का मतलब क्या होता है, मानव का प्राकृतिकरण क्या होता है। तो मानव का प्राकृतिकरण का मतलब यह होता है कि मानव को वो सारी क्रियाकलाप जो मुख्य रूप से प्रकृति पर निर्भर हो, जैसे बारिश होगा तो खेती होगा, ये एक मानव का क्रियाकलाप है जो किस पर निर्भर है, प्रकृति पर निर्भर है। तो इसी प्रक्रिया को ना मानव का प्राकृतिकरण कहा जाता है। वही है मानव का प्राकृतिकरण का मतलब है कि प्राचीन काल में जब मानव के पास कम तकनीक ज्ञान था, जिसके कारण उसे प्रकृति के अनुसार ही अपना जीवन जीना पड़ता था। जब आदि मानव काल था तो मानव के पास न कम तकनीकी ज्ञान था, जिससे वो कि अपने लिए तीर धनुष बनाता था, भाला बर्छी बनाता था, जिससे कि वो अपना भोजन हेतु शिकार कर सके। उन्हीं को जानवरों के शिकार करने के लिए उन्होंने
एक तकनीकी जुगाड़ अपनाया था जिससे भाला बनाते थे, धनुष बनाते थे। उन्हीं ज्ञान से ना वो लोग परिचित थे, जिसके कारण उसे प्रकृति के अनुसार अपना जीवन बिताना पड़ता था। जैसे में बारिश होगा तो खेती होगा, हवा चलेगा तो गर्मी से राहत मिलेगी, पेड़ पौधा फल देगा तो भोजन का उपाय होगा, अगर पेड़ पौधा फल नहीं देगा तो उनका भोजन का उपाय नहीं होगा। और अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता था। वो जो आदि मानव के लोग थे ना, वो अपने आप प्रकृति के अनुसार ढाल लेते थे। उनका भी एक मजबूरी था कि वो लोग प्रकृति को समझ में ही नहीं करते थे क्या है, और उनका प्रकृति का पूजा भी करते थे, उससे डरता भी था। इसी प्रक्रिया को मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। तो मुख्य रूप से हम देखें तो मानव का प्रकृतिकरण में ना आपको प्रकृति का मुख्य स्रोत माना गया है, क्योंकि आप प्रकृति में आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं। जिस समय में अब टेक्नोलॉजी ही नहीं था, जिसके कारण आप प्रकृति में कुछ नहीं बदलाव कर सकते हैं, तो इसको मानव का प्रकृतिकरण कहा जाता है। फिर आपका दूसरा टॉपिक है कि प्रकृति का मानवीयकरण। प्रकृति का मानवीयकरण का मतलब होता है, प्रकृति का ना मानवीयकरण का मतलब होता है, यह होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहना। जो प्राकृतिक संसाधन जो भी हमारे पास उपलब्ध है ना, उसी का प्रयोग कर हमें प्रकृति पर न पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहना है, बल्कि प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना है। यही प्रक्रिया को न प्रकृति का मानवीयकरण कहा जाता है। प्रकृति का मानवीयकरण में होता है क्या कि हमें पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर नहीं रहना होता है। प्राकृतिक संसाधनों का हम उपयोग करके हम प्रकृति को ही अपने अनुसार ढाल लेता है, यानी कि प्रकृति को मानव अपने अनुसार चलाए, उसे प्रकृति का मानवीयकरण कहा जाता है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है मानव। जो मानव भूगोल है ना, उसका विचारधारा है। मानव भूगोल के विचारधारा जो निम्न है। मानव भूगोल के 3 विचारधारा, एक पर्यावरण निश्चयवाद विचारधारा है, दूसरा संभववाद विचारधारा, तीसरा नव निश्चयवाद, जिसको रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा भी कहा जाता है। जिसमें आपका पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद विचारधारा है, सबसे फर्स्ट है। इस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति के भौतिक संसाधनों में कोई बदलाव नहीं कर सकता है। ये नियतिवाद या पर्यावरणीय विचारधारा है ना, जिसके अनुसार जो भी भौतिक संसाधन प्रकृति के है ना, उसमें मानव बल्कि कोई बदलाव नहीं कर सकता है, बल्कि प्रकृति को मानव को अपने अनुसार नियंत्रण करेगा। बल्कि कैसा, प्रकृति ही मानव को अपने अनुसार नियंत्रण करेगा और प्रकृति का मानव का दास बनना होगा। यह विचारधारा मानव प्रकृति की ओर संकेत करता है। ये जो विचारधारा है ना, ये मानव का प्रकृतिकरण की ओर संकेत करता है, क्योंकि मानव का प्रकृतिकरण में भी सर्वश्रेष्ठ किसको, प्रकृति को माना जाता है। उसमें मानव कोई टेक्नोलॉजी या कौन टेक्नोलॉजी नहीं रहता, जिसके कारण प्रकृति में वह बदलाव नहीं कर पाते। यही पर्यावरणीय निश्चयवाद का भी कहना है कि अब प्राकृतिक जो भी संसाधन है उसमें अब किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकता है, और इसमें प्रकृति का ना मुख्य घटक माना जाता है। प्राकृतिक जो है, जो प्राकृतिक है, इसमें भी प्रकृति को ही मुख्य घटक माना जाता है। इस विचारधारा का समर्थक ये जो पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा है, उसके समर्थक है रेटजेल, अरस्तू, सैंपल, हम्बोल्ट, रीट और इकांट आदि भूगोलवेत्ताओं इस विचारधारा का समर्थक है। नियतिवाद विचारधारा में प्राकृतिक जो नियतिवाद विचारधारा, जिसे पर्यावरणीय निश्चयवाद विचारधारा भी कहा जाता है, उसमें प्रकृति को न महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। ये इसको आपको याद रख लेना है। चलिए अब आपका दूसरा विचारधारा संभववाद विचारधारा क्या होता है। तो इस विचारधारा के अंतर्गत मानव अपने पर्यावरण में स्वतंत्र रूप से कार्य करने और अपने पसंद के अनुसार बदलाव करने में सफल है। ये जो संभववाद विचारधारा हमें ये इसकी ओर संकेत देता है कि आप पर्यावरणीय जो भी संसाधन उपलब्ध है न, उसमें आप स्वयं स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते हैं और अपनी पसंद के अनुसार उसमें आप कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। जो मन आपको करे, जो उसमें आप प्राकृतिक संसाधन में आप बदलाव कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मानव
प्रकृति के द्वारा जो भी संसाधन दिया गया, जो प्रकृति के द्वारा जो भी हमें संसाधन दिया गया है ना, उसका मानव भरपूर उपयोग कर सकता है। उसका प्रयोग करके मानव अपने जीवन को अपने तरीके से जी सकता है। यानी कि प्राकृतिक संसाधन को ना प्रयोग कर अपना मानव अपने तरीके से अपना जीवन को जी सकता है। यह विचारधारा नियतिवाद विचारधारा के विपरीत है। मतलब ये संभववाद विचारधारा है ना, जो नियतिवाद विचारधारा के उल्टा है। नियतिवाद विचारधारा में ना प्रकृति को प्रमुख स्रोत माना जाता है, माने प्रकृति का प्रमुख घटक माना जाता है। और संभववाद विचारधारा में ना मानव को मानव का प्रमुख घटक माना जाता है, क्योंकि संभववाद विचारधारा के तहत ना आप प्रकृति में कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। नियतिवाद विचारधारा कहता है कि आप पर्यावरण के कोई भी संसाधन में ना आप किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकते हैं। चलिए संभववाद, जो संभववाद विचारधारा प्रकृति का संभववाद विचारधारा ने प्रकृति का मानवीयकरण की ओर संकेत करता है। संभववाद विचारधारा किसके? प्रकृति का मानवीयकरण की ओर संकेत करता है। यानी कि आप प्रकृति में कुछ भी बदलाव कर सकते हैं अपना इच्छा के अनुसार, और प्रकृति को आप अपने अनुसार बदल सकते हैं और अपने अनुसार ढाल सकते हैं। संभववाद विचारधारा में मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। जो संभववाद विचारधारा ना, इसमें किसको? मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। और नियतिवाद विचारधारा में प्राकृतिक घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। चलिए फिर संभववाद विचारधारा है ना, जो संभववाद विचारधारा का प्रतिपादक सर्वप्रथम फ्रांसीसी इतिहासकार रूसियन फेवरे ने अपनी पुस्तक जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में सन 1925 में किया था। ये जो संभववाद विचारधारा ने, इसका प्रतिपादक किसने किया था? सर्वप्रथम रूसियन फेवरे ने। कहाँ का रहने वाले थे? फ्रांस का रहने वाले थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में ही संभववाद विचारधारा का एक्सप्लेनेशन किया था। कब? 1925 में किया था। आपको ये याद रखना है। चलिए अब आपका तीसरा विचारधारा है नवनिश्चयवाद। इस विचारधारा का दूसरा नाम है रुको और जाओ निश्चयवाद। इस विचारधारा के अंतर्गत मानव प्रकृति का पूर्ण रूप से दास न बने और न प्रकृति को संसाधन का नहीं। देखिए इस विचारधारा यह कहता है कि मानव न प्रकृति का पूर्ण रूप से दास न बने, यानी कि मानव प्रकृति पर न पूर्ण रूप से निर्भर भी न रहे और न मानव प्राकृतिक संसाधनों का इतना प्रयोग करे कि हमारे आने वाले पीढ़ियाँ को किसी तरह का समस्या का सामना करना पड़े। जैसे कि ये बतलाता है कि हम प्रकृति पर भी हमें पूर्ण रूप से निर्भर भी नहीं रहना है और न ही मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का इतना प्रयोग करे कि हमारे जो आने वाला पीढ़ियाँ है ना उसको किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े। और जैसे कि ये विचारधारा बतलाता है, ये नवनिश्चयवाद, ये विचारधारा नियतिवाद विचारधारा और संभववाद विचारधारा के न मध्य मार्ग को प्रस्तुत करता है। मतलब कि मानव को न प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर भी नहीं रहना है और न मानव को न प्राकृतिक संसाधनों का इतना प्रयोग कर ले कि हमारे आने वाले पीढ़ियों को किसी भी तरह के समस्या का सामना करना पड़े, और न ही प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करे, और न ही जो प्राकृतिक संसाधन हमें उपलब्ध है ना उसका दुरुपयोग नहीं करे, उसका सदुपयोग करे, सही काम पर उपयोग करे, बल्कि प्रकृति के नियमों का अनुपालन करते हुए मानव अपने सतत पोषणीय विकास करे। बल्कि जो प्रकृति का नियम है ना उनको अनुपालन करते हुए मानव किसका? सतत पोषणीय विकास करे, मतलब लगातार विकास करते रहे। यह विचारधारा नियतिवाद और संभववाद विचारधारा के बीच का भाग को चुनता है। यह विचारधारा नियतिवाद विचारधारा में किसको? प्रकृति को महत्वपूर्ण घटक माना जाता है कि आप प्रकृति में कुछ नहीं बदलाव कर सकते, और संभववाद विचारधारा में को प्रकृति में आपको कुछ भी बदलाव करने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाता है। तो वही संभववाद विचारधारा के बीच का मार्ग कोई चुनता है।
ये विचारधारा का कहना है कि न आप प्रकृति पर पूर्ण रूप से निर्भर है और न प्राकृतिक संसाधन को इतना प्रयोग कर ले कि हमारे आने वाले पीढ़ियाँ को न किसी भी तरह का समस्या का सामना करने, बल्कि ऐसा विकास करे कि वो सतत पुष्णीय विकास करे, जो लगातार वो विकास चलते रहे। इस विचारधारा का प्रतिपादक जो संभववाद विचारधारा है ना, इसका प्रतिपादक किसने? ग्रिफिथ टेलर को माना जाता है। संभववाद विचारधारा का प्रतिपादक किसे? ग्रिफिथ टेलर को माना जाता है। इन्हीं ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी में नवनिश्चयवाद विचारधारा का उल्लेख करते हुए लिखा। 20वीं शताब्दी के भूगोल में न इन्होंने नवनिश्चयवाद विचारधारा का उल्लेख किस पुस्तक में? 20वीं शताब्दी का भूगोल में किया था, ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी में। संभववाद विचारधारा का प्रतिपादक किसे माना जाता है? ग्रिफिथ टेलर का, आपको याद रखना है। चलिए उदाहरण के लिए आपको मैं एक उदाहरण लेकर आया हूँ कि संभववाद और नियतिवाद और नवनिश्चयवाद में क्या अंतर होता है। देखिए उदाहरण है, मान लीजिए एक पहाड़ है, यहाँ पर है ना, ये पहाड़ है, यहाँ पर पहाड़ है, पहाड़ के दोनों तरफ एक गांव है, यहाँ पर भी एक गांव है और यहाँ पर भी गांव है। तो नियतिवाद विचारधारा यही कहेगा कि मनुष्य के पहाड़ के दोनों तरफ ही रहना होगा। जो मनुष्य है ना, इसको यहीं पर रहना होगा और यहीं पर रहना होगा, आपस में नहीं मिल सकता। नियतिवाद विचारधारा यही कहेगा कि ये दोनों गांव है ना, जो आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं मिल सकता, लेकिन पहाड़ की ऊंचाई उसे नियंत्रण करेगा। ये जो पहाड़ का ऊंचाई है ना, यही इस दोनों गांव को ना नियंत्रण करेगा। और संभववाद विचारधारा यह कहेगा कि मनुष्य है ना, इस पहाड़ को काट कर रास्ता बना सकता है। जो दोनों गांव है ना, इस पहाड़ को काट कर ना यहाँ से इसे रास्ता बना सकता है। संभववाद विचारधारा का यह मानना है, और आपस में जुड़ भी सकता है और उस पहाड़ पर अपना नियंत्रण भी कर सकता है। संभववाद विचारधारा यही कहता है कि जो पहाड़ है ना, जो पहाड़, उसको काट कर आप आपस में जुड़ भी सकते हैं और उस पहाड़ को ना आप नियंत्रण भी कर सकते हैं। लेकिन नवनिश्चयवाद यह कहेगा कि मनुष्य पहाड़ के दोनों तरफ रह सकता है। मनुष्य है ना, जो पहाड़ के दोनों तरफ रह सकता है, लेकिन आपस में जुड़ने के लिए पहाड़ को न काट कर रास्ता भी बना सकते, लेकिन प्राकृतिक वातावरण के बिना नुकसान पहुंचाए। तब आपको समझ में आ गया होगा कि नियतिवाद विचारधारा, संभववाद विचारधारा और नवनिश्चयवाद में अंतर क्या है। देखिए, नियतिवाद विचारधारा कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का ना उसमें आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन संभववाद विचारधारा कहता है कि आप प्राकृतिक संसाधन को पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि बदलाव जैसे चाहो आप जैसे कर सकते। तो इसी बीच का मार्ग नवनिश्चयवाद प्रस्तुत करता है कि आप पूर्ण रूप से न प्रकृति पर भी नहीं निर्भर रहे, नहीं आप संभववाद विचारधारा के मानकर प्रकृति को प्राकृतिक संसाधन का इतना प्रयोग कीजिए कि उसमें वातावरण का नुकसान पहुंचे, यानी कि प्राकृतिक वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचे, कि सतत पुष्णीय विकास चलते रहे, हमेशा विकास चलते रहे। इसी मार्ग को नवनिश्चयवाद प्रस्तुत करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नियतिवाद और संभववाद विचारधारा और नवनिश्चयवाद में क्या डिफरेंस है। चलिए अब है मानव भूगोल के नवीन विचारधारा। जो मानव भूगोल है ना, उसका नया विचारधारा, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या है। तो पहला कल्याण परक विचारधारा। यह एक ऐसा विचारधारा है जिसमें सामाजिक समताओं तथा मानवीय कल्याण के विभिन्न पक्षों पर बल देता है। ये जो कल्याण परक विचारधारा ने, कल्याण का मतलब एक कल्याण का बात करता है, किसमें? जो सामाजिक असमानता हो, सामाजिक में जो असमानता है, जो कोई भी व्यक्ति गरीब है, कोई अमीर व्यक्ति है, तो उसमें असमानताओं होता है ना, तथा मानवीय जो मानव के कल्याण के न विभिन्न पक्ष, जो मानव से जिससे कल्याण हो, जैसे कि जो व्यक्ति गरीब है उसके लिए आवास योजना लाना, जो व्यक्ति गरीब है ना उसके लिए क्या आवास योजना लाना, समाज के सभी वर्गों के लोगों को शिक्षा तक पहुंचाना, जो लोग समाज का पिछला वर्ग है ना, जो शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रहा है उसको ठेल कर शिक्षा तक पहुंचाना, स्वास्थ्य सेवा का विस्तार करना, किसी भी व्यक्ति को बिना भेदभाव किए हुए उनका मदद करना। एक कल्याण परक विचारधारा सामाजिक असमताओं, जैसे कि समाज में होता है ना, जातीय भेदभाव भी होता
होता है, गरीबी अभी अमीरी का भी भेदभाव होता है, शिक्षा का भी भेदभाव किया जाता है, तो वही सामाजिक असमानता और मानवीय कल्याणों पर ये बल देता है। जैसे कि सभी समाज के सभी वर्गों को कहाँ शिक्षा तक पहुँचाना, सभी को शिक्षित व्यक्ति बनाना, स्वास्थ्य का विस्तार करना कि कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य सेवा का सभी व्यक्ति प्रयोग कर सके बिना किसी भेदभाव किए हुए एक दूसरे को मदद करना, ये कल्याण परक विचारधारा हमें बतलाता है। चलिए आपका दूसरा है मानवतावादी विचारधारा। इस विचारधारा के अंतर्गत संपूर्ण मानव के कल्याण हेतु बात को रखा जाता है। इस मानवतावादी विचारधारा में होता है ना, इस विचारधारा में संपूर्ण मानव, जो विश्व का संपूर्ण मानव है ना, उनके कल्याण के हेतु बात को रखा जाता है। यानी कि संपूर्ण मानव के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या न हो, पूरे ब्रह्मांड को जो मानव है ना उसके कल्याण के बारे में जिस विचारधारा में बात रखा जाता है उसे मानवतावादी विचारधारा कह सकते हैं। जैसे कि किसी भी प्रकार के प्राकृतिक समस्या न हो, जो पूरे मानव जाति के हित में बात हो, उसे मानवतावादी विचारधारा कहा जाता है। मानवतावादी विचारधारा में न विश्व स्तर पर सभी मानव के कल्याण हेतु बात को रखा जाता है। जैसे में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक समस्या न हो जिससे पूरे मानव जाति का हानि पहुँचे और पूरे मानव जाति के हित में भलाई भलाई किया जाता है या उसके बारे में सोचा जाता है, उससे ही मानवतावादी विचारधारा कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मानवतावादी विचारधारा क्या होता है। चलिए तीसरा है मूलवादी विचारधारा। ये VVI विचारधारा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको पूछा भी गया है, इसको आपको थोड़ा अच्छे से याद रख लेना है। अब मूलवादी विचारधारा, इसे रेडिकल विचारधारा भी कहा जाता है। यह विचारधारा मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। जो विचारधारा है ना, इसको कार्ल मार्क्स के नाम जानते हैं ना, उसी ने इस विचारधारा का सिद्धांत दिया है, मार्क्सवादी विचारधारा। उन्हीं के नाम पर ना मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ है, उन्हीं ने उदय किया है। इस विचारधारा के अनुसार मानवीय समाजों, मानवीय समस्या, जैसे जो मानवीय समस्या हो गया, जैसे हो गया गरीबी, भूखमरी, अमीरी, जातीय भेद, रंग भेद आदि का अध्ययन करते हैं। उसी विचारधारा का इस विचारधारा का मुख्य उद्देश्य यही है, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, समाज में से इस सभी भेदभाव को हटाना। यानी कि जो गरीबी हो गया, भूखमरी, बीमारी, जाति भेद, रंग भेद, इन सभी को न समाज में से हटाना इस विचारधारा का मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को, और सामाजिक स्थिति जैसे हो गया किसी में हो गया जाति का भेद हो गया, रंग का भेद, इन सब को समाप्त करना, और आर्थिक स्थिति मतलब गरीबी, भूखमरी, बीमारी, इन सभी समस्या को न दूर करना इस विचारधारा का मेन उद्देश्य है। चलिए अब चौथा विचारधारा है व्यवहारवादी विचारधारा। व्यवहारवादी विचारधारा, इसमें मानव का व्यवहारों के संबंधित बात को रखा जाता है। इस विचारधारा में प्रत्यक्ष रूप से धर्म, प्रजाति, जाति आदि मानव का व्यवहार कैसा है, इस विचारधारा में मानव का व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। जो व्यवहारवादी विचारधारा है ना, इसमें किस धर्म लेवल पर न किसी भी व्यक्ति का उसका कैसा व्यवहार था, प्रजाति मतलब कि सभी प्रजाति के प्रति उनका कैसा देखने का दृष्टिकोण है, उसको आप व्यवहार बोल सकते हैं, कैसा उसको देख सकता है। उन्हीं जाति है कि कोई भी जाति होता है ना, उसके प्रति उनका कैसा व्यवहार है। इस विचारधारा, जो व्यवहारवादी विचारधारा है ना, इसमें मानव का व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। जो एक मानव दूसरे मानव के साथ कैसा व्यवहार करता है, उन्हीं का इसमें अध्ययन किया जाता है, तो उसे व्यवहारवादी विचारधारा कहा जाता है। 1950 के दशक के अंत में मानव भूगोल का विकास हुआ, जो वर्तमान में सतत रूप से चल रहा है। जो 1950 के दशक का मतलब होता है 10 साल, जैसे कि 1950 से ना 1959 तक के साल को ना आप 1950 के दशक बोलते हैं, तो वही एक 1958 या 1959 के ना अंत में मानव भूगोल का विकास हुआ, और वर्तमान में सतत रूप से ये विकास चल ही रहा है। फिर आपको इसे भी याद रखना है, 1970 के दशक में मानवतावादी विचारधारा, मूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय हुआ। 1970 के दशक में ना मानवतावादी, मूलवादी, व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय हुआ। इन सबको आपको याद रखना है। फिर आपका इस क्लास का आपका लास्ट टॉपिक है कि मानव भूगोल के क्षेत्र। जो मानव भूगोल है ना, उसका क्षेत्र तथा उपक्षेत्र। जैसे मानव भूगोल का क्षेत्र हो गया सामाजिक क्षेत्र,
मानव भूगोल का एक क्या क्षेत्र होगा, सामाजिक क्षेत्र। और सामाजिक क्षेत्र जो सामाजिक भूगोल है ना, उसका क्या उपक्षेत्र आपको इससे याद रखना है। जैसे सामाजिक भूगोल का उसका उपक्षेत्र का नाम है व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। इसको आपको याद रखना है कि सामाजिक भूगोल के नाम उप क्षेत्र के नाम आपको याद रखना है कितना, एक है व्यवहारवादी, दूसरा है सामाजिक कल्याण भूगोल, तीसरा है अवकाश भूगोल और चौथा है सांस्कृतिक भूगोल, फिर है लिंग भूगोल, फिर है ऐतिहासिक भूगोल, फिर है चिकित्सा भूगोल। सामाजिक भूगोल के उप क्षेत्र का नाम याद रखना आपको, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा। फिर आपको एक राजनीतिक भूगोल का नाम याद रखना। राजनीतिक भूगोल है ना, उनका उपक्षेत्र दो होता है, एक निर्वाचन भूगोल, एक सैन्य भूगोल होता है। राजनीतिक भूगोल का क्या उपक्षेत्र का नाम है, निर्वाचन भूगोल एवं सैन्य भूगोल क्षेत्र। फिर आपको एक याद रखना आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र। जैसे में आर्थिक भूगोल का क्या उपक्षेत्र होगा, संसाधन भूगोल आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र होगा, कृषि भूगोल आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र हो गया, उद्योग भूगोल आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है, विपणन भूगोल आर्थिक भूगोल का, पर्यटन भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, इन सभी आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का ये अंतिम टॉपिक था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको 8 से सभी विषय के फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराया जाएगा बिना एक भी पैसा लिए हुए। तो तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।